हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। और पहला प्रैक्टिस सेट हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा जो कि जीएस का होगा। पूरे 50 क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं करके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर हम इसमें बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो दिया गया है मनुस्मृति विशेष रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है विशेष रूप से संबंधित होता है कानून से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा जो है आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य जो धर्म था, आर्यों का धर्म था वो मुख्य तौर पर क्या था। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो धर्म था वो मुख्य तौर पर क्या था। भक्ति था, या फिर छवियों का पूजन एवं यज्ञ था, या फिर प्रकृति पूजन एवं यज्ञ था, या फिर प्रकृति पूजन एवं भक्ति था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो जो आर्य वैदिक कालीन के आर्य थे उनका जो मुख्य धर्म जो था वो मुख्य रूप से प्रकृति का पूजन करते थे और यज्ञ का हवन करते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रकृति का पूजन एवं यज्ञ। ठीक है, राइट आंसर से क्या हो जाएगा, प्रकृति का पूजन एवं। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल को कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत दूसरा जो वैदिक काल है उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसके बाद का जो वैदिक काल है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं और ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक काल को माना जाता है। तो ये दो वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब इसमें आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता कहा गया और इनकी भाषा जो थी आर्यों की वो क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, ये लोग जो है आर्य लोग प्रकृति का पूजन करते थे एवं यज्ञ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बातें हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताना विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य जो था वो कहाँ पर स्थित था। इसमें से वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या फिर पाटलिपुत्र। तो जो विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य बना था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो वो था वैशाली। अपना आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ये अगर हम बात करें तो बुद्ध के जन्म के पूर्व था ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत के अगर बात करें तो भारत उसमें 16 महाजनपद में बटा हुआ था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ का है, तो वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि 16 महाजनपदों में अपना भारत जो है बना हुआ था, बटा हुआ था। और इसमें अगर हम बात करें तो जो वैशाली थी ये वज्र महाजनपद की जो है राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, वज्र महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, या फिर विदेह या फिर मिथिला इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें वैशाली के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वैशाली में विश्व के सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी पूछा गया कि सर्वप्रथम गणराज्य कौन था विश्व का, तो वो था वैशाली। अब पूछा गया कि वैशाली में विश्व के सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया था जो है लिच्छवी गणराज्य के द्वारा, लिच्छवी साम्राज्य ने किया था। ठीक है, लिच्छवी राज के द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, जैसे लिच्छवी वंश के द्वारा सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना वैशाली में किया गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से कौन सा राजवंश जो है सत्तासीन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, नंद वंश। नंद वंश जो था वो सिकंदर के आक्रमण के समय जो भारत पर शासक था, कर रहा था शासन। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक था महापद्म नंद। उनका नाम क्या था, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में इन्होंने स्थापना किया था। और इन्होंने जो है इसके पहले शिशुनाग वंश था, उसके अंतिम राजा नंदवर्धन को इन्होंने हत्या करके नंदवंश की स्थापना किया था। ठीक है, और नंदवंश का अंतिम जो राजा था वो उसका क्या नाम था, घनानंद। घनानंद था नंदवंश का अंतिम राजा। और इसको मौर्य वंश
की अगर हम बात करेंगे तो स्थापना हुई थी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने इसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद ही जो था वो उसने चाणक्य का क्या बेइज्जती किया था। तो इसके अलावा चाणक्य ने बदला लिया था इसको हरवा कर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी दो नदियों के बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित है था। मतलब तक्षशिला का जो प्राचीन शहर है या था, अभी तो जर्जर अवस्था में। तो ये किन दो नदियों के मध्य स्थित था, किन दो नदियों के बीच स्थित था, ये बताना है। तो ये था सिंधु और झेलम नदियों के बीच। ठीक है, अभी तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास। तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम श्वास यानी उसको कहा गया महापरिनिर्वाण, ये कहाँ पर लिया था। ठीक है, अंतिम श्वास यानी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये बताना, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो कुशीनगर में हुआ था। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब भगवान बुद्ध की बात चली है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जब गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस गृह त्याग को कहा गया था महाभी निष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको महाभी निष्क्रमण कहा गया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और उसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा मृत्यु हुआ कुशीनारा में, महापरिनिर्वाण कहा गया। और कब मृत्यु हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 4 पार्ट और याद रखिएगा इसमें। बौद्ध सभाएं, जिससे कि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बौद्ध सभाओं की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अलावा ये किस स्थान पर हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह की बात करें। इसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे? तो महाकश्यप अध्यक्ष बने थे। और उसमें शासन किसका था? तो अजातशत्रु का शासन था। अजातशत्रु के शासन के समय पहला जो है बौद्ध संगीत हुआ था। ये चीज़ें हो गई। दूसरा बौद्ध संगीत याद रखिएगा, दूसरा बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व, यानी कि 100 साल बाद हुआ। 383 ईसा पूर्व में हुआ। और उस समय ये कहाँ पर हुआ? तो ये वैशाली में हुआ। ठीक है, वैशाली, जिसकी अभी ऊपर बात की गई, वैशाली में हुआ। और इसमें जो है इस अध्यक्ष के कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सभाकामी, उनका नाम था। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। और उस समय जो राजा था, शासक जो था वो था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासन काल में जो है दूसरा बौद्ध संगीत आयोजित कराया गया। इसके बाद तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ? तो तीसरा बौद्ध संगीत हुआ 250 ईसा पूर्व। कब हुआ? 250 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलपुत्तिस। ठीक है, उनका नाम क्या था? मोगलपुत्तिस उनका नाम था जो अध्यक्ष बने थे। शासन था अशोक का। अशोक के शासन काल में जो है तीसरा बौद्ध संगीत करवाया गया था। फिर चौथा जो हुआ था चौथा बौद्ध संगीत कब हुआ? तो ये 98 ईस्वी में हुआ। 98 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 98 ईस्वी में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर के पास, कश्मीर में। कश्मीर को ही कुंडलवन कहते हैं। तो कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। उस समय इसके अध्यक्ष कौन बने थे? वसुमित्र बने थे। और उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को। ठीक है, अश्वघोष चौथे बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष रहे थे। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्का के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्का के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। और इसी चौथे बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म 2 यान में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, चौथे बौद्ध संगीत, चौथे जो संगीत हुई थी बौद्ध संगीत, उसी में 2 मतलब हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में जो है बौद्ध धर्म बट गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया था। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये बिहार राज्य में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बिहार राज्य। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय जो है बनवाया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रारंभिक काल का बौद्ध धर्म साहित्य, जैन धर्म साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो
प्रारंभिक काल का जैन धर्म साहित्य जो था वो अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया था। आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? संस्थापक थे प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? ऋषभ देव। उनका नाम क्या था? ऋषभ देव। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर की नाम याद रखिएगा, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिसके बारे में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में। तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, और सम्यक अगर हम जैन धर्म के दर्शन की बात करें तो त्रिरत्न पाया जाता है। ठीक है, त्रिरत्न, त्रिरत्न की बात करें तो कौन कौन सी बातें कहेंगे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न जो है पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन धर्म को बौद्ध धर्म से जैन धर्म को बौद्ध धर्म से पृथक करने वाला सिद्धांत इसमें से कौन सा है? ये बताना। ठीक है, जैन धर्म को बौद्ध धर्म से पृथक करने वाला सिद्धांत कौन सा है इसमें? तो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से पृथक करने वाला सिद्धांत जो है वो होता है सभी प्राणियों एवं वस्तुओं के साथ एक ही आत्मा को संबद्ध किया जाना, जो कि ये अलग करता है दोनों धर्मों को। दोनों में अलग अलग बातें इसके तहत मानी गई हैं। ठीक है, बाकी अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास ये दोनों धर्म में है। वेदों की अचूक होने की स्वीकारता ये भी दोनों धर्म है। पुनर्जन्म विश्वास दोनों धर्म के अंतर्गत है, लेकिन ये सी पार्ट जो है इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं? ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पला बढ़ा जो बौद्ध धर्म वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, सारनाथ और इसके अलावा श्रावस्ती, तो ये सब जो है बौद्ध धर्म पर्यटक स्थल हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, बौद्ध धर्म का पालना हम लोग उत्तर प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मणिपुर राज्य की सीमाएं किन राज्यों के समूहों से लगी हुई हैं? तो मणिपुर राज्य की सीमा जो है वो नागालैंड, असम और मिजोरम, 3 राज्यों की सीमाओं से लगी हुई है मणिपुर राज्य की सीमा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, मणिपुर राज्य की सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है, नागालैंड, असम और मिजोरम। अगला प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो वो हो जाएगा भूटान। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो भूटान का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, इसका 38,394 वर्ग किलोमीटर आता है। इसके बाद नेपाल की बात करेंगे, नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका का है 65,610 65,610 65,610 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश की बात करें तो 1,48,760 वर्ग किलोमीटर आता है। लेकिन अब इसमें कम क्षेत्रफल वाला सीमाओं वालों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम सीमा क्षेत्रफल की अगर इसमें बात करें तो भी भूटान ही नंबर आएगा। भूटान 699 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बनाती है भारत के साथ। नेपाल सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ 1751 किलोमीटर। ठीक है, और श्रीलंका का सीमा रेखा मिलता नहीं है स्थलीय वाला। बांग्लादेश की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम अगर सीमा रेखा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ भारत का बनता है 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बनता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर बी दिया था जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो तटीय रेखा की अनुमानित लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 7,000 किलोमीटर। लेकिन अगर एक्चुअल लंबाई देखेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर आता है लूसेंट के अनुसार। और स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर की लंबाई। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार से किस नदी का उद्गम होता है? अब मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार से अगर हम देखेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसमें से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितना है? 1,312 मीटर, 13-12 मीटर, 12-13 या 13-12 मीटर, इस तरीके से याद रखिएगा। सॉरी, मीटर नहीं, ये किलोमीटर है। 1,312 किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की लंबाई है। और ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ पर गिरती है? ये पश्चिम क्षेत्र में गिरती है। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में इस साइड में गिरती है। खंभात की खाड़ी यहाँ पर हो गया, तो खंभात की खाड़ी गिरती है मुंबई के पास। और इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी।
और यही नर्मदा नदी पर जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, धुआंधार जलप्रपात भी इसी पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य का भू क्षेत्रफल सबसे छोटा है इसमें से? तो इसमें से सबसे छोटा भू क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करें तो वो गोवा हो जाएगा। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा की अगर हम बात करेंगे तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत भारत के शीत मरुस्थल के क्षेत्र का नाम क्या है? तो शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल की बात करेंगे तो ये लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख शीत जो है मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वह है मासिनराम। ठीक है, मासिनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ये सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, मासिनराम मेघालय। ठीक है, मासिनराम मेघालय हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है सह्याद्री का नाम का संबंध जो है किस से जुड़ा हुआ है इसमें से? सह्याद्री किसको कहते हैं? तो सह्याद्री की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है पश्चिम घाट को भी। ठीक है, तो पश्चिम घाट को जो है भारत का जो पश्चिमी तट पर स्थित है पर्वत श्रृंखला, उसको पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में जाके समाप्त होता है। तो इतना ये होता है पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा रेखा है? तो इसको अभी मैंने बताया ऊपर, बी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर सीमा है भारत के साथ, इसका सीमा रेखा लंबाई। ठीक है, और सबसे कम है 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर, तो सबसे कम हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दादरा नगर हवेली ये होता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन नागालैंड एक राज्य है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? इनमें से ऑप्शन देखो इस तरीके से दिया गया है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताना है कौन सा। तो इनमें से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इनमें से बताना है, तो इनमें अगर सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की बात करें पूरे ओवरऑल में तो गोवा हो जाएगा। इनमें से सबसे छोटा आता है तमिलनाडु का नंबर। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखेंगे तो राजस्थान है। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का अगर हम देखेंगे तो पहला स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेवराज पर्वत, महेंद्रगिरी, जवाड़ी पर्वत या न? पूर्वी घाटों की बात कर रहे हैं, यानी कि उड़ीसा के तट से, उड़ीसा से शुरुआत होकर इधर आंध्र प्रदेश होते तमिलनाडु तक जो आता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इसमें देखिए, अगर पूर्वी घाट की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे पूर्वी घाट में, तो वो होता है झिंडागड़ा नाम उसका। ठीक है, क्या नाम है? झिंडागड़ा। झिंडागड़ा झिंडागड़ा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झिंडागड़ा। तो आंसर इसका झिंडागड़ा होगा, और ये कहाँ पड़ता है? विशाखापत्तनम जिले में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी इसमें अगर जो दिया गया है अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, और ये केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। तो आंसर इसमें झिंडागड़ा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसमें ऑप्शन डी माना गया, जो कि गलत है। अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू नामक पर्वतीय स्थल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट आबू पर्वतीय नामक जो पर्वतीय स्थल है ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में जो है माउंट आबू पड़ता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरशिखर। ठीक है, गुरशिखर है, कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरावली। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो दिया गया है भारतीय प्रायद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की अगर हम बात करें, यानी कि दक्षिण भारत की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में आएगा जो है अनाईमुड़ी। ठीक है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर। तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये किस राज्य में स्थित है बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेलांग घाटी जो स्थित है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है। नवीन नवीनतम चट्टान चट्टान जो प्रणाली है इसमें से कौन सी है, तो वो हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना सबसे नवीनतम प्रणाली है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है टोटल। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करेंगे तो 28 राज्य है टोटल इसमें वर्तमान में, 8 केंद्र शासित है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 और 8। पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो पीर पंजाल श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पीर पंजाल श्रृंखला जो है ये पड़ता है लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, इसके अंतर्गत और नागटिब्बा और धौलाधर श्रेणी भी आता है और पीर पंजाल श्रेणी भी आता है। तो 3 श्रेणियाँ जो है लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए दिया था जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में इनमें से किसका सबसे गहन प्रभाव रहा है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहन प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है, जो उससे सीधे सीधे बहुत सारी चीज़ें ले ली गई हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि भारत शासन के एक प्रतिनिधिक और लोकप्रिय तत्व को शामिल किए जाने का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किया गया था 1861 का नियम आया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो उसके तहत किया गया था। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी से है। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देश प्रलेख को 1950 के भारत के संविधान में किस रूप में जो है सम्मिलित किया गया है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपातकालीन प्रावधान में सम्मिलित किया गया है। आंसर इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के औपनिवेशिक काल में संदर्भ में अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार का समापन किस कानून द्वारा किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार जो है व्यापार का समापन जो है ये किया गया था 1813 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1813 के चार्टर का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्यों को इनमें से किसके द्वारा गठित किया गया था। तो ऑप्शन इस तरीके से कुछ है, ये इसमें से किसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों को जो है गठित किया गया था, 2 स्वतंत्र राज्यों को। तो ये हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन यहीं पर हुआ था 1992 में। 1992 में प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन यानी कि ये लेटेस्ट डाटा बता रहा 2023 का, तो ये हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर कहाँ पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर जो भी अभी लेटेस्ट डाटा में बना है वो भी इंदौर ही है। तो यहाँ पर जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है हुआ। अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने, करंट अफेयर के टॉपिक, तो मैंने कराया हुआ घटना चक्र पॉइंटर जीएस के संबंधित और करंट अफेयर संबंधित, जो कि आप जाइएगा मैं उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया गया है वाराणसी से। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी से ये चीज़ें की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस ब्लॉक में खनन को मंजूरी प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये प्रदान किया गया है मंदार पर्वत है स्थित है। तो यहाँ पर जो है बिहार में जो है खनन को यहाँ पर मंजूरी प्रदान किया दिया गया है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है। तो सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है सुरभि जखमोला। ठीक है, सुरभि जखमोला जो है वो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। आंसर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? तो वो है आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा जापान। जापान सबसे क्या कहते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट पे नाम पर जो पहले स्थान पर आता है। और इसमें अगर हम भारत की रैंक देखेंगे तो 50वीं रैंक है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? 50वीं रैंक 2023 में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भाजपा नेता का निधन हो गया। किस भाजपा नेता का निधन हो गया जो बंगाल के पूर्व राज्यपाल व यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो वह हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 21वां नौसैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ? वरुण वरुण अभ्यास जो होता है वो किस भारत और किस देश की सेना के साथ होता है? तो वरुण अभ्यास जो होता है वो भारत और फ्रांस देश की सेना के साथ होता है। और ये कब हुआ है? अभी जो हाल ही में हुआ है 21वां नौसेना अभ्यास, ये पश्चिमी तट पर हुआ है भारत के। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में लखवार बांध किस नदी पर जो है निर्मित किया गया है? तो लखवार बांध जो है ये निर्मित किया गया उत्तराखंड में स्थित है। ये यमुना नदी पर बनाया गया है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के एक भाग के रूप में किसानों तक पहुंच के लिए किस राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान कल्याण कार्यशाला के अंतर्गत। ठीक है, किसान कल्याण कार्यशाला के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार स्वराज अभियान के एक भाग के रूप में किसानों तक पहुंच के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है अपशिष्ट से संपदा एवं ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु किस राज्य से गोवर्धन योजना को प्रारंभ किया गया? तो गोवर्धन योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है गैल्यूनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये इसका नाम है। और ये 2018 में स्टार्ट किया गया था यह योजना, और यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक कार्यान्वित है। और इसमें आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, हरियाणा को प्रारंभ किया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणा से प्रारंभ किया गया। ठीक है, 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान किया गया है के सच्चिदानंद सिन्हा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाने की घोषणा किया है? तो मदर मिल्क बैंक जो है किस राज्य के द्वारा बनवाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी? तो पहली नाइट सफारी की स्थापना जो हो रही है ये लखनऊ में हो रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। ठीक है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या है? तो मुंडेरा बाजार कहाँ पर है बेसिकली? तो ये गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में मुंडेरा बाजार है। इसका नया नाम योगी जी द्वारा बदल के अब चौरी चौरा कर दिया गया। ठीक है, चौरी चौरा चौक। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ कब हुआ था? तो ये हुआ था 4-5 फरवरी, 4 या 5, कभी कभी 4 होता है कभी 5, तो 1922 को, 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और ये मुंडेरा बाजार का नया नाम हो गया है जो है चौरी चौरा, ये याद रखिएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।